अच्छा अब्दुल्ला बिन गुल साहब, ईरानी वफ्द आया, मुख्तसर वफ्द था, वो आके उन्होंने एक दिन यहाँ पर गुजारा है, वज़ीर आज़म से, फील्ड मार्शल से, वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई है। यहाँ तक तो बात समझ आती है। अब वो रवाना हो गए मस्कत, और उसके बाद वो रूस भी जाएंगे। ज़रा ये हमें समझाइए, मस्कत और रूस क्यों वो जा रहे हैं, और वो जो मुज़ाकरात और मुआहिदे की बातें हो रही थी उसका क्या बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। और सिद्रा सद्दुज़ई साहिबा तो बहुत ही अच्छी एनालिस्ट हैं। उनको भी अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन को भी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें बहुत सारे लोगों को शकूक व शुबहात हैं जो कि नहीं होने चाहिए। लेट मी ट्राई टू रिमूव द डाउट। पहली बात यह है कि ओमान वो मुल्क है जिसके ऊपर तमाम अड्डों के ऊपर हमला किया गया ईरान की जानिब से, लेकिन ओमान के ऊपर हमला नहीं किया गया। एक जो ड्रोन आया था उनकी सलाला रिफाइनरी के ऊपर, वो भी मेरे ख्याल में किसी दरमियान में दुश्मन ने छोड़ा था। और ओमान को भी इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग है। और आपको याद होगा कि ओमान ने ये भी, ईरान ने कहा था कि आपना हुर्मुज़ हम दोनों मिल के कंट्रोल करेंगे, यानी कि ओमान और ईरान, और दोनों उसका पैसा आधा आधा करेंगे। दिस इज़ वन। दूसरी जानिब, जो आपको याद ही होगा कि जब लास्ट मुज़ाकरात हुए थे तो वो भी 2025 मई के अंदर वो ईरान के साथ जो मुज़ाकरात थे वो ओमान में ही तय पाए थे। तो ईरान के साथ एक ओमान के बड़े अच्छे मरासिम हैं और उन्होंने एक बड़ा मस्बत और पॉजिटिव किरदार अदा किया है इस सारे सिलसिले में। दूसरी जानिब आप देखें कि जब हम अगर आते हैं रूस के साथ उनका एक बहुत पुराने ताल्लुकात हैं ईरान के, और ख़ास तौर पे जब वो सैंक्शंस की दुनिया में रह रहे थे, अभी भी हैं। लेकिन यह है कि उस ज़माने में उन्होंने रूस के साथ अपने मवासिम जो है वो मुनासिब रखे हुए थे। और फिर बाद में शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन्स जो हैं उनको बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बना के दी ईरान ने, और उनको एक्सपोर्ट भी किए ताकि वो यूक्रेन जंग में उनको इस्तेमाल भी हो सके। जी। तो ये वो वजूहात हैं जो रूस के, फिर आपने देखा कि सरगेई लारोव जो है, जो उनके वजीर खारजा हैं, उनके भी हिसाब से उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बयान दिए, और सदर पुतिन के बयान ईरान के हवाले से बड़े मस्बत थे। इशारे के अंदर ईरान ने काफ़ी हद तक जो अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी उनके ज़रिए कई ममालिक को अपने करीब कर लिया, जिसके अंदर रूस, ओमान, इसी तरीके से चीन, और ये तो बड़े अहम मुल्क हैं, और पाकिस्तान तो है ही है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान सालिश है, इसलिए मैं इस टाइम पे उसका जिक्र नहीं करूँगा। तो वो वहाँ गए हैं, मशावरत करने के लिए गए हैं, मामलात को देखने के लिए गए हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जो उनके फ्रेंड्स इन डीड हैं। ये क्योंकि उनके देवर द फ्रेंड इन नीड, उन्होंने उनके लिए एक किरदार अदा कराया किया है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन याद रखें, अब्बास अराग़ची साहब ने यह बड़ा वादा किया है कि पाकिस्तान के साथ हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, पाकिस्तान पे मुकम्मल एतमाद है, और मुज़ाकरात बिल्कुल होंगे, यहाँ होंगे। और इस्लामाबाद के अलावा देखिए ना, मुज़ाकरात हो नहीं सकते। मैं आपको रूस की बताता हूँ। रूस में इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि रूस जो है वो अमेरिका का राइवल है, और ज़ाहिर है अमेरिका का राइवल होके वो कैसे अपना ये काम कर सकेगा। जी। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ओमान है। ओमान एक निस्बतन छोटा मुल्क है, और उसके ऊपर ज़ाहिर है अमेरिकन बेस वहाँ मौजूद हैं इस पूरे रीजन के अंदर। तो कैसे ईरान जो है वो अमेरिकन बेस की किसी जगह के ऊपर काम करेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है। और फिर क्या पाकिस्तान में मुज़ाकरात क्या नाकाम हो गए थे? नहीं, बिल्कुल भी नाकाम तो नहीं हुए थे। ये इनका तसलसल है। लोग इसको राउंड 2, राउंड 3 कह रहे हैं। मैं तो कभी भी नहीं मानता इस बात को, क्योंकि पहले मुज़ाकरात ख़त्म हुए ही नहीं थे। अब्दुल्ला बिन गुल साहब, ये ज़रा बताइए, आबनाए हुर्मुज़ पर आखिर कंट्रोल इस वक्त है किसका? ईरान कह रहा है मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। उन्होंने एक नई वीडियो भी जारी कर दी है जिस पर एक जहाज़ को उन्होंने कब्जे में लिया है। अमेरिका ये कह रहा है कि इस पर हमारा कब्जा है। तो असल में इस पर कब्जा है किसका? और ये जो मामला अटका हुआ है, ये मामला कैसे बढ़ेगा? चूंकि ट्रंप ये कहता है कि अगर मुआहिदा हो जाता है तब मैं नाकाबंदी जो है वो ख़त्म कर दूंगा। ईरान ये कहता है कि जो चीज़ें आप जंग से हमसे हासिल नहीं कर सके, वो मुज़ाकरात की टेबल पर हम कैसे हार जाएं? जी, ये बात दुरुस्त है। इसके दो पहलू हैं। मैं पहले बात कर लेता हूँ। अमेरिका की मर्जी के बगैर आबनाए हुर्मुज़ में कोई आ नहीं सकता, ईरान की मर्जी से जा नहीं सकता। तो बात तो तय है। उन्होंने दो जहाज़ इनके पकड़े, अमेरिका के उन्होंने दो जहाज़ पकड़ लिए। तो आबनाए हुर्मुज़ पे तो देखिए ना, अमेरिका सदा यहाँ रहेगा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ तो स्टैब्लिश हो गया कि कंट्रोल तो इस टाइम पे ईरान का है।
इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी जानिब अभी खुद अमेरिकन जो जरायद लिख रहे हैं कि 60% उनकी नेवी मौजूद है। देखिए ना, ये कोई तिलिस्म होशरुबा की कहानी तो थी नहीं जिसके अंदर जो है वो जो समुद्र बुर्द नेवी थी वो बाहर निकल आई। तो इसका मतलब है कि अमेरिका, मेरे ख्याल में उनकी या तो इंटेलिजेंस बड़ी फेलियर थी या फिर वो झूठ से काम ले रहे हैं जिसका उनको पता ही नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को बार बार शुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अब जो आबनाए हुर्मुज क्यों कंट्रोल की जा रही है, पहली बात यह है कि ये वही आबनाए हुर्मुज है जिसकी जब जेडी वेंस साहब ने कहा था कि इसको खोला जाए, और उसके बाद आपने देखा कि तारीख साज एक किरदार अदा किया हमारे फील्ड मार्शल ने, और ईरानी कौम का भी शुक्रिया जिसने उनकी क़यादत में और पाकिस्तान के लाज रखी, पाकिस्तान पे भरोसा किया, और उन्होंने आबनाए हुर्मुज, वो आबनाए हुर्मुज जो अमेरिका सुपर पावर होते हुए न खुलवा पाया, जो इसराइल न्यूक्लियर पावर होके न खुलवा पाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक विजिट जो हमारे आर्मी चीफ का हुआ, हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने वो खुलवा दिया। लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका, अब यहाँ सवाल का दूसरा रुख है, क्योंकि अमेरिका के थिंक टैंक्स ने यह कहा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि किसी मुआशी ताकत को अगर आपने गिराना हो तो उनकी आप रास्ते बंद कर दें, उनकी सप्लाई लाइन को कट कर दें। और असल में ये आबनाए हुर्मुज का जो इन्होंने बंदिश की है, ये असल में चाइना को इन्होंने असल में उनको आइसोलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज अगर बंद हो गई तो चाइना को ज़ाहिर है उनकी जो सामान रसद है वो उनकी नकलो हरकत के अंदर मुश्किलात में पेश आएंगी। और दूसरी जानिब आप देखें कि आबनाए मलाका वो कैसे अचानक जो है उसके अंदर एकदम आपने देखा कि डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई। इंडोनेशिया ने कहा कि हम टैरिफ लगा देंगे। 900 किलोमीटर आबनाए मलाका जो है उससे तकरीबन चाइना का 80% ट्रेड और ऑयल जो है वो गुजरता है। अब आप मुझे बताएं कि ऐसी सूरत के अंदर जिसमें पिछले साल चाइना का ग्रोथ रेट 5% और अमेरिका का 2.2% रहा हो, तो उसके हिसाब से जो स्टैट्स आ रहे हैं वो 2030 के अंदर चाइना न सिर्फ एक दुनिया की इकोनॉमिक पावर 2030 में बन जाएगी, बल्कि एक सुपर पावर के तौर पर जो है वो चाइना एक मुकम्मल सुपर पावर जो है वो बन जाएगी। अब यही चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में अमेरिका को ये समझ आ गई है कि हम ऐसा कुछ करें, और यही वजह है कि 2024 के अंदर और 2025 के अंदर उन्होंने जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज और नेवल एक्सरसाइजेज वो इंडोनेशिया के साथ की, और उन्होंने अमेरिकन ने कहा कि हमें जो है वो किसी ऐसे वक्त के अंदर हमें फ़ज़ाई रास्ते भी दिए जाए अगर हमें ज़रूरत पड़े। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप देखें कि कैसे ये सारा एक सिलसिला बनाया जा रहा है चाइना को बुनियादी तौर पे आइसोलेट करने का, लेकिन चाइना को इसका अच्छी तरीके से मालूम है। और तीसरी आबना जो है आप देखें वो भी इन्होंने जो है तकरीबन 180 किलोमीटर की जो गुजरती है ताइवान और चाइना के दरमियान से, जी। तो ये भी उसको जो है वो आप देखें कि ये तमाम आखिर आबनाओं पे क्यों मामला आ रहा है, जबकि मामला तो तय हो चुके थे, फिर इन्होंने क्यों किया? इसका मतलब है अमेरिका हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये ऐसा करता रहेगा यकीन माने कि अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि अभी 4 दिन रह गए हैं टोटल कांग्रेस से उनको मजीद जंग की इजाजत लेने के लिए, और 4 दिन के बाद क्योंकि 60 दिन मुकम्मल हो जाएंगे जंग के, तो कांग्रेस उनको इजाजत नहीं देने लगी, क्योंकि वहां तो उनके मवाक़े की बातें हो रही हैं, वहां उनके ऊपर हर हफ्ते जो है वो उनके इख्तियारात को महदूद करने की करारदादें आ रही हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप वहां आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद उन्होंने चाइना का दौरा करना है। चाइना ने बड़ा वादे कहा है कि भाई ईरान का मामला मियाँ सुलझा के आना, अगर नहीं तो फिर इसके अंदर सबसे पहला टॉकिंग पॉइंट जो होगा टेबल पे सदर शी जिनपिंग के साथ वो तो फिर ईरान का होगा ना, और जंग का होगा। तो सदर ट्रंप अपने कौम को क्या बताएंगे कि जी मैंने ये जंग शुरू करके 3 महीने हो गए हैं, ये मैंने जीत नहीं सका, 3 महीने इसमें और लगेंगे, क्योंकि जो इस टाइम पे आबनाए हुर्मुज बंद है, और आबनाए हुर्मुज जो बंद है तो याद रखें कि इस टाइम पे अगर ईरान के तेल के कुएं खुश्क होंगे ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन, तो क्या कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई के नहीं होंगे? तो फिर वो मुमालिक अगर खुश्क हो जाएंगे तो अब्दुल्ला मीरगुल साहब, आपने बिल्कुल सही नुकात की निशानदेही की है।